अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उनकी इन्फ्लेमेशन होती है और उससे रिलेटेड फिर सिम्टम्स आते हैं। लाइक पेशेंट जो है वो बोन पेन के साथ प्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन उसके बाद जो है ये प्रोग्रेस करके जॉइंट्स और कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स उनको इन्वॉल्व करता है, उनकी इन्फ्लेमेशन करता है, उनको डैमेज करता है और उसकी वजह से पेशेंट जो है वो जॉइंट की पेन की वजह से प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। अब इसके साथ ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटोइम्यून तो है, साथ में मल्टी सिस्टेमिक है और नो डाउट ये क्रोनिक डिजीज होगी। इसमें क्या होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है कि जो कि बाद में बोन, कार्टिलेज और टिश्यूज, टेंडन्स, लिगामेंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है, उनको डैमेज करता है और कॉमनली फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। और फीमेल्स भी अराउंड किसी भी एज में डेवलप हो सकता है, अर्ली एज में डेवलप हो सकता है, लेकिन 35 टू 50 एज के अंदर ये कॉमनली पाया जाता है। और उनके अंदर जिनके अंदर HLA-DR4 जीन पाई जाती है उनमें उससे एसोसिएटेड होता है। अब इसके सिम्टम्स की बात की जाए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की है कि इसमें पेशेंट को जॉइंट पेन होगी, जॉइंट पेन के साथ जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा होता था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है कि बोन के अंदर पेन होती है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती। यहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी। अब इसका फीचर ये, इसका मेन फीचर ये है कि इसके वक्त गुजरने के साथ साथ, मतलब दिन के प्रोग्रेस के साथ साथ, इसकी मूवमेंट के साथ पेन रिड्यूस होती जाएगी। पेन जो होगी रिड्यूस होगी विद द पैसेज ऑफ डे या पैसेज ऑफ मूवमेंट कह ले, मूवमेंट के साथ इसकी पेन बेहतर होगी और रेस्ट से रात को सोने के बाद सुबह उठने के बाद इसकी जो पेन होगी वो वर्स होगी। मतलब कि अर्ली मॉर्निंग टू पेन एट पीक होगी और लेटर एट नाइट जो होगी, मतलब कि इन द इवनिंग जो पेन रिड्यूस होगी एट द मिनिमम होगी। इसके बाद ये होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस इसकी मोर देन 30 मिनट्स होती है, अप टू 1 आवर होती है, इससे भी ज़्यादा सम टाइम होती है। कुछ लोगों में फीवर भी होता है, कुछ लोगों में वेट लॉस भी होता है। और अगर बात की जाए इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले जॉइंट्स की, तो इसके अंदर मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट और उसके बाद मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और कॉमनली पीआईपी इन्वॉल्व होती हैं, हो कोई भी सकता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि इसके अंदर डीआईपी जो डिस्टेंट इंटरफेरेंजियल जॉइंट होती है वो स्पेयर्ड होता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस का फीचर होता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर पीआईपी इन्वॉल्व होता है, डीआईपी इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके बाद अगर हम एक्सरेज करवाते हैं तो एक्सरे की कुछ फाइंडिंग इस तरह होती है कि इसके अंदर लेटर प्रोग्रेसिव डिजीज के अंदर जो जॉइंट की स्पेस होती है वो नैरो हो जाती है, सबकॉन्ड्रल सिस्ट मिलती हैं। फिर हमें क्लिनिकल फाइंडिंग में टिश्यू की स्वेलिंग मिल सकती है, रूमेटॉइड नोड्यूल्स मिल सकते हैं हमें। जब टेंडन और लिगामेंट डिफॉर्म होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो कॉमनली फिंगर्स की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। तो एक डिफॉर्मिटी होती है जिसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है, फिर दूसरे बॉटम ईयर डिफॉर्मिटी मिलती है। और एक जो मेन फीचर है ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, वो ये होता है कि इसके अंदर सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब कि लेफ्ट और राइट बॉडी के सेम जॉइंट ही इन्वॉल्व होंगे। अब इसको डायग्नोस कैसे करना है? डायग्नोस करने के लिए होता है कि पेशेंट की जो पेन होगी, पेन के जो सिम्टम्स होंगे वो मोर देन 6, जितने भी सिम्टम्स होंगे मोर देन 6 वीक्स, मिनिममली एटलीस्ट 6 हफ्तों तक होंगे, तो हम कंसीडर करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस होगी जिसकी ड्यूरेशन कम अज कम 1 घंटे से ज़्यादा होनी चाहिए। नो डाउट 30 मिनट्स होती है, हाफ आवर होती है, लेकिन डायग्नोस करने के लिए 6 हफ्तों तक उसको 1 घंटे से ज़्यादा पेन होनी चाहिए, स्टिफनेस होनी चाहिए। पेशेंट का हमने आर एफ फैक्टर चेक करना है, रूमेटॉइड फैक्टर चेक करेंगे, वो रेज मिलेगा, या फिर जो मोस्ट स्पेसिफिक सेंसिटिव है वो एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज होती हैं वो चेक करते हैं। ईएसआर और सीआरपी रेज, इन दोनों में से कोई एक चीज़ रेज होनी चाहिए। और जो इन्फ्लेमेशन है उसमें एटलीस्ट मिनिममली भी 3 जॉइंट्स, 3 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, अप टू 5 जॉइंट समटाइम होता है कि ये होने चाहिए इन्वॉल्व, अदरवाइज उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कंसीडर नहीं करते। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक्स्ट्रा इंट्रा फीचर्स के साथ प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ होती है, तो इसका एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो फाइंडिंग्स वो क्या होंगी। अगर तो पेशेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है तो पॉसिबल ये हो सकता है कि वो ड्राई माउथ या ड्राई आइस के साथ प्रेजेंट करे, तो ऐसी कंडीशन में उसको सिका सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। अगर पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है आपके पास न्यूट्रोपीनिया के साथ, स्प्लीनोमेगाला के साथ और साथ में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ है, तो वो फाल्टे सिंड्रोम हो सकता है। फिर इसी तरह ये पेशेंट समटाइम पल्मोनरी सिम्पटम्स का, मतलब पल्मोनरी नोड्यूल्स के साथ प्रेजेंट करेगा, न्यूमोकोनाइसिस की हिस्ट्री होगी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो ऐसी कंडीशन को फिर हम कैप्लान सिंड्रोम कहेंगे। फिर कॉमनली ये होता है कि इनकी जो C1 और C2 है उसकी डिसलोकेशन हो सकती है, एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन हो सकती है।
फिर एपिसेक्युलराइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, कार्डियो पेरिकार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, प्लूराइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, वास्कुलाइटिस की हिस्ट्री होती है इस पेशेंट की, इस पेशेंट को एमआई हो सकता है इन फ्यूचर। और इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है इसको कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, इसको मीडियन नर्व की जो मीडियन नर्व की कंप्रेशन के जो सिम्टम्स आएंगे, मतलब इसको नंबनेस फील हो रही होगी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट इनिशियल इसका जो टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही होता है, लेकिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए रूमेटॉइड फैक्टर वो चेक करते हैं, या तो रूमेटॉइड फैक्टर को हम चेक करते हैं वो एलिवेट मिलेगा, या तो हम उसको मोस्ट स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज हैं एंटी-सीसीबी एंटीबॉडीज उनको चेक करते हैं। इसके अलावा हम साइनोवियल फ्लूइड का एग्जामिनेशन भी करते हैं, जिसके अंदर हमें जो वाइट ब्लड सेल काउंट है वो 3000 से लेकर 50,000 तक मिल सकता है। अनलेस जिस तरह के ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होता है उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होंगे वो 2000 से कम आएंगे, जबकि इसके अंदर 3000 से 50,000 तक आ सकते हैं। प्लस इसका जो फ्लूइड होता है वो लेस विस्कस होता है और टर्बिड होता है, क्लियर नहीं होता। फिर इसकी एक्स्ट्रा एडिशनल टेस्टिंग है, एक्सरेस करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेट स्टेज में हम एक्सरेस करवाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लेट स्टेज में ये होता है कि एक तो ऑस्टियोपेनिया डेवलप हो जाता है, फिर इनकी जो बोन की जो जॉइंट की है, दो जॉइंट्स की आपस में जो स्पेस है वो नैरो हो जाती है। दूसरा क्या होगा, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग नज़र आ सकती है, ऑस्टियोपेनिया नज़र आ सकता है। सीबीसी करवाई जाती है क्योंकि क्रोनिक डिजीज होती है, तो ऐसा पेशेंट अक्सर हाई फेरेटिन के साथ प्रेजेंट करता है, लेकिन उसको आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो वो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट तो इसकी पेन मैनेजमेंट होती है। पेन मैनेजमेंट के लिए हम एनसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, सम टाइम हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली एनसिड्स दिए जाते हैं। लेकिन एनसिड्स के साथ हमें एडिशनली डीमार्ट जो ट्रीटमेंट है वो देना होता है। डीमार्ट्स के अंदर जो बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट होता है, बेस्ट इनिशियल ड्रग है उसका वो मेथोट्रेक्सेट है। अगर मेथोट्रेक्सेट इंटॉलरेंट है, पेशेंट प्रेग्नेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा सल्फासालाजिन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इनिशियल थेरेपी फेल हो जाती है तो फिर हम सेकंड लाइन ड्रग्स एंटी टीएनएफ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर इन्फ्लक्सीमाब आ जाता है, इसके अंदर अडालीमोमाब आ जाता है, इसके अंदर एटानसेप्ट आ जाता है। लेकिन समटाइम ये होता है ये वाला पेशेंट इनको इस्तेमाल के बावजूद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता इन ड्रग्स को, फिर हम लास्ट ड्रग्स हैं हमारे पास जैसे लेफ्लुनामाइड इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है रिटक्सीमब का यूज़ करते हैं। तो ये थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस।